हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो देखिए, पिछले वीडियो के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात किए थे। तो आप उम्मीद करते हैं कि सारे प्रॉपर्टीज़ को आप समझ गए होंगे, और कोई भी डाउट अगर होगा तो उसको हम फिर से क्वेश्चन में जब बताएंगे तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रॉपर्टी तो आप समझ गए, 8 प्रॉपर्टी था, उसमें एक लास्ट में जो प्रॉपर्टी हम बता रहे थे उसको हम बोले थे कि जो भी डाउट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ये करेंगे, फाइंड आउट कर देंगे या फिर आपको समझा देंगे। तो पिछला जो ये था एक 8 नंबर प्रॉपर्टी, वो इम्पोर्टेंट था, उसको आपको समझना है। तो उस प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था कि एक, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे डेल्टा दिया हुआ था आपका A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ये आपका डिटर्मिनेंट था। और प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब उसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको किसी अदर रो या अदर कॉलम में जोड़ते हैं या घटाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में, ये तो क्वेश्चन हम लोग जैसे जैसे करेंगे उसका इसका एप्लीकेशन अगर होगा क्वेश्चंस में, अगर होगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। तो थोड़ा सा टफ़ है, थोड़ा सा लगेगा टफ, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जितना भी प्रॉपर्टी है उसको समझकर और उसको बार बार याद करना है, और जो क्वेश्चंस बताया जा रहा है उसको आपको रिवीजन करना होगा और एक दो बार क्वेश्चंस को बनाना होगा, एक एक क्वेश्चंस को समझना होगा, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी पे जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा टफ होता है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और एनी कॉलम मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर एंड देन subtract from any other row और added from any other row and column। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में, तो हम बोले थे कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो क्या आएगा हमारा रिज़ल्ट। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके और उसको जो रिज़ल्ट आता है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप रो वाइज किसी रो में, किसी भी रो में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं x को, तो अगर किसी भी रो में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रो में ही ऐड करना होगा, और कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉलम में ही ऐड करना होगा। अब हम x सेकेंड रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, xb1 और xb3, यही ना मिलेगा आपको। तो जब आप x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। अब इसको या तो आप इस फर्स्ट रो में जोड़ कर सकते हो या सेकेंड रो में जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। तो हम इसको अगर इसमें जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए a1 प्लस xb1, a2 प्लस xb2 और a3 प्लस xb3। तो हम क्या किए कि हम इसको x को मल्टीप्लाई किए और जो हमारा रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम फर्स्ट रो में या थर्ड रो में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो जोड़ दिए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए, लिखने का रूल है r1 प्लस xr2। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है जो अभी हम प्रोसेस किए हैं यहाँ, वही रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये आपका कह रहा है कि सेकेंड रो में x से मल्टीप्लाई कर दिए और x से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसको फर्स्ट रो में ऐड कर दिए और फर्स्ट रो में लिख दिए। अगर इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, अगर मान लीजिए हम, तो ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस xb1, a2 प्लस xb2 और a3 प्लस xb3, और फिर हम यहाँ b1 b2 और b3 यहाँ लिख देंगे c1 c2 c3। अगर मान लीजिए हम इसी प्रोसेस को इसके साथ करते हैं, अगर हम लिख देते हैं r2 प्लस r3 प्लस r3xbr2। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अब ये अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या लिखेंगे, क्या, देखिए ये सेकेंड रो में मल्टीप्लाई किए, जो रिजल्ट आया फर्स्ट रो में लिख दिए और जोड़ दिए और फर्स्ट रो में लिख दिए। इसका मतलब हुआ कि ये हुआ कि सेकेंड रो में आप x से मल्टीप्लाई किए और थर्ड रो में ऐड कर दिए और जो रिजल्ट आया उसको थर्ड रो में लिख दिए। तो आप इसको अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो ये रिजल्ट आपका तो ये है। अब इसको किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 a3
B1 B2 B3, और यहाँ आप लिख सकते हैं C1 प्लस एक्स P1 C2 प्लस एक्स B2 और C3 प्लस एक्स B3 A2 B2 A3 B3। तो देखिए इसको हम जब इसको प्रोसेस किए तो ये लिखे, और इसको जब प्रोसेस किए तो ये लिखें। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉलम में आप अगर एक से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं किसी कॉलम में, तो किसी कॉलम में ही आपको जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो ये तो थ्योरी है। अभी क्वेश्चंस में किस रो में जोड़कर किस रो में मल्टीप्लाई करके किस रो में जोड़ेंगे, वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिमांड जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अभी आप ये 8 नंबर प्रॉपर्टी जो था वो समझ गए होंगे। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी आपको 8 प्रॉपर्टी बताया गया था, उसको आपको समझ लिए होंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ नोट में याद रखना है, जो कि अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, और ये आपको याद रखना होगा। नोट में ये है, पहला नोट कि मान लीजिए आपका डेल्टा है और ये आपका दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मान लीजिए ये आपका कोई डिटर्मिनेंट है, तो नोट है ये, इसको समझना है। तो मान लीजिए कि आपका कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आपको मन कर रहा है कि हमको किसी नंबर के साथ किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाहिए, मतलब अपने तरफ से कोई भी नंबर से। तो क्या करेंगे? तो मान लीजिए कि अगर आप कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम x ले लेते हैं, तो अगर आप फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम किसी में से किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट रो में आप मल्टीप्लाई कर दिए x A1 x A2 और x A3, और इसको लिख दिए फिर B1 B2 B3, और यहाँ लिख दीजिए C1 C2 C3। तो देखिए जब कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आप अपने तरफ से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा कि मल्टीप्लाई करके अगर ऐसा छोड़ देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्या करना होगा आपको? जितना आप जिस नंबर से किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही से आपको बाहर डिवाइड करना होगा उसी नंबर से, जैसे 1/x। अब ये जाकर सही होगा। तो किसी भी नंबर से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसी नंबर से बाहर डिवाइड करना होगा, डिटर्मिनेंट के बाहर 1/x, तब जाकर ये सही होगा। तो ये समझ गए होंगे नोट में। अब मान लीजिए इसमें आप कर दिए, ठीक है, और इसी के थ्रू हम दूसरा नंबर एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लीजिए कि आप इसमें बराबर दे के इसी में आप मल्टीप्लाई कर, तो इसको कैसे लिखा जाता है? तो इसको लिखा जाता है C1x C1, ये लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 x R1, इसका मतलब हुआ कि R1 में x से मल्टीप्लाई किया गया, R1 में लिख दिया गया। तो ये ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए अब हम लिखने जा रहे हैं C1 y C या C3 y C3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम जो है उसमें y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लिखोगे ना इस तरह से A1 A2 B1 C1 B2 C2, और इसमें लिख दोगे y A3 y B3 और y C3। तो ये आप समझ गए होंगे। क्या सही है? आपके देखने से ये सही लग रहा है? तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि सर जब फर्स्ट रो में x से मल्टीप्लाई किए हैं तो बाहर 1/x से डिवाइड किए हैं, तो ये सही है और इसके लिखने का तरीका ये है। इसका मतलब ये हुआ जो हम यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं वो यहाँ लिखा गया है। तो आप कहिएगा सर यहाँ तो आप C3 में यानी कि थर्ड कॉलम में y से मल्टीप्लाई तो कर दिए और लिख भी दिए इसमें, लेकिन आप डिवाइड नहीं किए। तो डिवाइड हम यहाँ करेंगे तब जाकर ये सही होगा, यानी कि 1/y। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ समझ लीजिए, एक बात सेकेंड नंबर नोट में मान लीजिए हम डेल्टा लेते हैं आपका
x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3। अब इसमें हम लोग चलते हैं। तो ये सेकंड है कि हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं R1 बाई a। तो इसका मतलब क्या हुआ। तो अभी हम आपको बताएं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही से डिवाइड करना होगा, तब ये स्टेटमेंट सही होगा। और अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया है और किसी रो या किसी कॉलम में आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो उतना ही से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जस्ट उल्टा प्रोसेस है, आप सीख ही गए होंगे कि इसमें आपको क्या करना होता है कि इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड करना होता है, और इसमें बता रहे हैं कि अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर रहे हैं किसी रो या किसी कॉलम में तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो देखिए तो R1 में a से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं x1 बाई ए, x2 बाई ए और x3 बाई ए, और बाकी तो उसी तरह से लिखना पड़ेगा y1 y2 y3, और यहाँ लिखना पड़ेगा z1 z2 z3, और यहाँ लिख देना होगा a। तो आप समझ गए होंगे कि a से ये डिवाइड किए हैं R1 में, a से डिवाइड किए हैं फर्स्ट रो में, तो बाहर उतना ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए ये बताइए इसके थ्रू ये कर दिए, अब एक और बता रहे हैं इसके थ्रू। ये बताइए C1 और BC1, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि इसमें फर्स्ट कॉलम में B से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करना है C1 बाई B, डिवाइड कर रहे हैं B से। तो क्या करेंगे हम लोग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए कैसे हम यहाँ लिख सकते हैं b x1 बाई b y1 बाई b और z1 बाई b, और यहाँ लिख सकते हैं x2 y2 z2 और x3 y3 z3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या समझे आप इस नोट से। तो आप कहिएगा सर पहले से एक प्रॉपर्टी बताए थे हम कि किसी नंबर में मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब है कि होल डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो गया। वो अलग प्रॉपर्टी है जिसमें हम बताए थे, यहाँ अलग है। अगर किसी नंबर से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो आप कॉमन ले लो, कॉमन ले सकते हो अगर ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो। अगर किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई है या डिवाइड है ऑलरेडी पहले से, तो उसको कॉमन ले लो, वो तो अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ अपने तरफ से अगर कोई नंबर और कोई कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो जस्ट उल्टा प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ आप इस नोट में, पहले नोट में आप समझ गए कि किसी रो में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उतना ही से डिवाइड करना होगा, ठीक है। और इस स्टेटमेंट सेकंड वाले नोट में आप समझे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में आप डिवाइड करते हो तो उतना ही से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड करना होगा बाहर, अगर डिवाइड करते हो तो बाहर मल्टीप्लाई करना होगा, ओके। और अगर बाई चांस पहले से ऑलरेडी से मल्टीप्लाइड है या डिवाइड है डिटर्मिनेंट में, तो वो अलग में स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आपको एग्जाम्पल एक देते हैं, जैसे मान लीजिए डेल्टा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है KA1 KA2 और KA3, और यहाँ दिया है B1 B2 B3, और यहाँ दिया है C1 C2 C3। ऑलरेडी पहले से ये K से मल्टीप्लाई है, इसमें K ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है इस तरह से। तो ये K जो है ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो इसमें K से K कॉमन ले लेंगे, A1 A2 A3, अब B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ये स्टेटमेंट जो है ये अलग है। ये प्रॉपर्टी बताए थे कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब है कि पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो गया, और इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉमन ले सकते हो। तो ये स्टेटमेंट अलग है, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है कैसे। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे अपने तरफ से, या इसके में आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई है कैसे, जो कि दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो ये प्रोसेस ये नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये कॉमन ले सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि ये आपका जो प्रॉपर्टी था वो अलग है, और ये नोट में ये प्रॉपर्टी ये अलग है।
तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रॉपर्टी को आप समझ गए होंगे और अभी जो नोट में हम बताए हैं डिफरेंस वो भी समझ गए होंगे। तो डिफरेंस ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई है किसी रो या किसी कॉलम में या डिवाइड है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो है, उससे आप कॉमन ले सकते हो किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई है तो। लेकिन अगर अपने तरफ से अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो किसी रो या किसी कॉलम में तो उतना ही से बाहर डिवाइड करना होगा, और अगर डिवाइड करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करना होगा। अब जितना भी प्रॉपर्टी है उसको आपको समझ कर रखना होगा और जो जो क्वेश्चंस हम कराएंगे उसमें अप्लाई होगा। ओके, अब क्वेश्चन की जहाँ तक बात है तो अभी प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें 4 टाइप्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो कौन कौन 4 टाइप्स का क्वेश्चन होगा? पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा वैल्यू निकालने का, एवेलुएट, जो कि हम लोग पहले एवेलुएट देखेंगे कि वैल्यू निकालना है। दूसरा हम देखेंगे प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन। तो टाइप्स वाइज क्वेश्चन जितना भी है जो कि आपको एनसीईआरटी में भी होगा और अदर किसी भी किताब में मिल सकता है तो वो हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग किस टाइप का होगा? प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, एवेलुएट। दूसरा प्रूव दैट, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन होगा विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। और चौथा टाइप का क्वेश्चन होगा सॉल्व द इक्वेशन, डिटर्मिनेंट का इक्वेशन होता है, सॉल्व द इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो +2 लेवल में जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरह का मिलेगा और प्रॉपर्टी बेस्ड होगा जो कि एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? तो अभी हम ये देखेंगे कि एवेलुएट टाइप का क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन होता है जो कि डिटर्मिनेंट में अगर बोल दे एवेलुएट करने का तो कैसे मिलेगा, और प्रॉपर्टी बेस्ड, और फिर हम लोग प्रूव दैट देखेंगे, फिर विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, फिर सॉल्व द इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, एवेलुएट पहला क्वेश्चन। तो एवेलुएट पे पहला क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन है 1 1 1 ABC A² B² C²। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें आपको देखना है कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ये आपका डेल्टा है, इसको डेल्टा भी मान सकते हो। क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ये दे देगा एवेलुएट और ये लिख देगा। तो ये आपको वैल्यू को निकालना है और इसको कैसे निकालेंगे? तो एवेलुएट में जितना टाइप का क्वेश्चन है एक एक करके हम देखेंगे, फिर हम लोग प्रूव दैट देखेंगे एक एक क्वेश्चंस करके, और विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो जितना हो सकेगा पॉसिबल हम क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है लेकिन फिर भी हम जितना होगा कराएंगे क्वेश्चंस, और फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन 4.2 करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस पर, इसको कैसे बनाएंगे। तो पहला एक बात हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन जो मिलेगा, पहला क्वेश्चन अगर आपको इस तरह का मिलता है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर 1 1 है तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए तो किस रो या किस कॉलम में 1 1 है, तो फर्स्ट रो में 1 1 है। तो हम लोगों को करना ये है कि सोचना ये ऐसे है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो को क्रिएट कर सकें, यानी कि किसी अगर रो या किसी कॉलम में ज़्यादा जीरो होगा तो उसका एक्सपेंशन आसान हो जाएगा। जैसे आपको हम पहले भी बता चुके हैं, मान लीजिए कि आपको 2 1 3 5 6 1 और -3 2 1 इसका मान निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन एक दिया हुआ है 2 0 0 1 5 6 7 1 9 इसका मान निकालना है। दोनों में से हाँ बताइए कि किसका वैल्यू जल्दी निकलेगा। तो आप कहिएगा सर इसका, क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट रो लेंगे अगर एक्सप्लेनेशन के लिए तो आप केवल 2 को एक्सप्लेन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप फर्स्ट रो लेते हैं तो आपको टोटल 2 1 3 को एक्सप्लेन करना होगा और तब वैल्यू निकलेगा। उसी तरह से अगर किसी रो या किसी कॉलम में 1 1 है तो हम सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो कैसे हो। ऐसा नहीं है कि आप जितना भी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में देख रहे हैं वो ऐसा है कि आपको
डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, उसको बार बार आपको देखना है। और करना ये है कि क्वेश्चंस को जो भी बताया जाता है उसको जिस तरह से समझाया जाता है उसी तरह से एक बार समझना है, और फिर उस क्वेश्चंस को खुद से सेल्फ आपको उसको फिर से बनाना है। तो उस तरह से क्या होगा कि जब बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बनाएंगे तो आपका जितना प्रॉपर्टी है वो दिमाग में जाएगा, और टाइप वाइज क्वेश्चंस आपके दिमाग में जब बैठ जाएगा तो अननोन क्वेश्चंस पे ब्रेन लगेगा। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो मैक्सिमम जीरो कैसे होगा? तो एक बात हमेशा याद रखना है कि इसमें जीरो करने के लिए देखिए हम क्या लिखते हैं, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। ये प्रोसेस है बनाने का, क्वेश्चंस बनाने का प्रोसेस होता है। अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को घटा सकते हैं, या किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को घटा सकते हैं, या तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमको समझना है कि ये सर क्या लिख दिए हैं। देखिए ये लिखे हैं कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से घटाने के बाद जो रिजल्ट आया है वो फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 मतलब सेकंड कॉलम, और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में। ये समझिए। दूसरा ये लिखा हुआ है कि सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ घटाने के बाद सेकंड कॉलम में लिखना है। तो कैसे कॉलम वाइज कैसे होता है? तो देखिए ये कॉलम होता है, ये कॉलम होता है। तो मान लीजिए कि एलिमेंट यहाँ है और ये एलिमेंट्स आपका है और ये है, तो ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो घटाएंगे जब कॉलम को कॉलम से घटाएंगे तो इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे और इसको इससे, और जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद हम सेकंड को थर्ड से घटाएंगे, सेकंड को थर्ड कॉलम से, तो इसको और इसको घटा के सेकंड कॉलम में लिखेंगे। थर्ड कॉलम में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कॉलम वाइज। तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट को सेकंड कॉलम के साथ घटाकर जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए सामने सामने घटाना होता है ऐसे, तो कॉलम है तो ऐसे घटाएंगे, अगर रो है तो आपको ऐसे घटाना होगा सामने सामने। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 होगा तो 0 लिख दिए। और कहाँ लिखना है, ये दोनों को घटाकर कहाँ लिखना है, फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको, तो ये तो पहला प्रोसेस आपने किए इसको, ये कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ घटाकर फर्स्ट कॉलम में लिख दिए यहाँ जो रिजल्ट आया। अब दूसरा हम लोग करेंगे कि सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ घटाकर सेकंड कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तो इसका ये एरो का निशान है। तो ये प्रोसेस जो करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, कहाँ, सेकंड कॉलम में। थर्ड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सेकंड में लिखें। तो इसको इससे घटा के यहाँ लिखे। तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच गया। तो इसको इससे घटाकर यहाँ लिख दिए, सेकंड को थर्ड कॉलम के साथ घटाकर सेकंड कॉलम में लिख दिए, बच गया ये। तो इसको ऐसे ही उतार देंगे 1c स्क्वायर। आप कहिएगा जी सर ऐसा तो हो सकता है, ऐसा हो गया, अब कैसे आप बनाएंगे आगे? तो देखिए इसको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों को ये 0 2 को प्राप्त हो गया, तो डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस करके इसका एक्सपेंशन कर देंगे। लेकिन ये भी इसमें और भी काम कर सकते हैं आप। डायरेक्ट अगर आप करते हैं प्लस माइनस प्लस लेकर, तो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना होगा। तो क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 a माइनस बी a प्लस बी, फिर लिखेंगे 0 और उसके बाद लिखेंगे b माइनस सी बी प्लस सी, और यहाँ लिखेंगे 1c और c स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर कैसे लिख दिए? तो देखिए a माइनस बी 0, a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ 0 b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का फार्मूला b माइनस सी बी प्लस सी, और इसको ऐसे ही उतार दिए। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, आपको बताया गया था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई नंबर कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हो। तो देखो आप इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट कॉलम में a माइनस बी कॉमन है। तो आप कहोगे सर कैसे? तो जैसे मान लीजिए यहाँ a इंटू ए माइनस बी कर देते हैं और यहाँ b माइनस सी कर देते हैं, तो आपको पता है कि a माइनस बी में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा, और इसमें b माइनस सी से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा।
तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कॉलम ये है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे कि a माइनस बी फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लेंगे। तो आप कहिएगा सर यहाँ क्या बचेगा जब a माइनस बी कॉमन लिए, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ a प्लस बी बचेगा। फिर आप कहोगे कि सर देखिए सेकेंड कॉलम में भी b माइनस सी कॉमन है, तो b माइनस सी इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 0, 1 और यहाँ बचेगा b प्लस सी, और ये इसी तरह से लिख देंगे 1c और c स्क्वायर। अब देखिए ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, क्यों, यहाँ हम समझाने के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको दिखाई दे कि तीनों में जब ये कॉलम है, अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया के यहाँ ऐसा लिखा हुआ मिल गया 0 KA1 और KA2, ठीक है, डॉट डॉट कुछ है मान लो, तो इसमें k से गुना कर देंगे तो 0 इंटू के 0 ही ना होगा, तो इसमें क्या कॉमन होगा देख रहे हैं, ये आपका कॉमन है तो k कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 0 A1 A2 बचेगा। उसी तरह से आपको समझना है। तो 0 यहाँ लिखा गया है तो इसको नहीं लिखा जाता, ये समझाने के लिए हम लिखे हैं। आपको एज्यूम करना है कि 0 इंटू ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी कॉमन इसमें से आया तो 0 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ए प्लस बी, यहाँ से b माइनस सी कॉमन लिए तो 0 a 1 और b प्लस सी और ये। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी लिख देंगे और यहाँ b माइनस सी लिख देंगे और एक्सपेंसन कर देंगे प्लस माइनस प्लस। अब एक्सपेंसन आप कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अब ये एक्सप्लेनेशन आसान हो गया। तो हम जानते हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंसन किया जा सकता है डिटर्मिनेंट का, तो कर सकते हैं। तो इसमें से जब आप कर रहे हैं तो आप +1 केवल लीजिएगा, ठीक है, 0 का एक्सप्लेनेशन 0 ही होता है, तो 1 ले लिए तो ये और ये ख़त्म। बताए थे ना कि 1 ले रहे हैं 0 0 तो एक्सप्लेनेशन 0 होगा, ये और ये ख़त्म, तो बचेगा ये। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं भाई कि इनडायरेक्ट लिखें, तो चलिए इनडायरेक्ट लिखते हैं 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, ये आपका बच गया। आप कहिएगा सर कैसे, तो देखिए 0 0 0 लिए प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो से एक्सप्लेन करना है तो 1 केवल लिए हैं कि बाकी यहाँ तो 0 ही होगा, तो ये और ये ख़त्म होगा तो बचेगा ये। अब इसको 2 ऑर्डर में कैसे मान निकालते हैं, तो a माइनस बी, b माइनस सी, और देखिए ये 1 यहाँ रहेगा लेकिन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस सी, और यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, अब माइनस, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, जो कि आपको बताया जा चुका है। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट के शुरू में ही 2 ऑर्डर का एक्सप्लेनेशन बताए थे कि कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो ये इससे गुना किए b प्लस सी और इसको इससे गुना किए a प्लस बी, ये तो 1 होगा ही, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 ही ना होता है, तो a माइनस बी, b माइनस सी, और देखिए ये माइनस इसमें एंट्री करेगा तो b और b कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा c माइनस a, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगेगा टफ, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस धीरे धीरे आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन है। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेगा एक एक क्वेश्चंस को समझना है, उसको बनाना है, और जब होमवर्क आपको दिया जाएगा तब आपको RS अग्रवाल या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसको बनाना है, और NCERT का टोटल क्वेश्चन हम खुद करेंगे। लेकिन अभी हम कुछ एग्जाम्पल एक्स्ट्रा आपको बता देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए, ताकि NCERT का क्वेश्चन जब हम करें तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत कम भी समझ में आया होगा तो टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं जो कि धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझ में आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि अभी इस महीने के लास्ट तक हो सकता है कि कोचिंग खुल जाए, क्योंकि सिचुएशन सही हो रहा है और केस भी कम हो रहा है कोरोना का, तो आपको हो सकता है कि 15 के बाद ऑफिस खुल जाए और अगले मंथ नेक्स्ट जुलाई से आपका क्लास भी ऑफलाइन शुरू हो जाए। तो ऑफलाइन क्लास अगर शुरू हो जाता है तो उसमें हम लोग +2 के साथ कम्पिटिटिव, तो जिस तरह से आप क्लास करते थे पहले 11th में उसी तरह से होगा। क्वेश्चन बैंक वगैरह भी करेंगे हम लोग, बहुत सारा चीज़ पढ़ते थे तो वो होगा। और ऑनलाइन क्लास जो है ये NCERT बेस्ड क्रैश कोर्स टाइप कर देंगे और इसमें भी पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक क्लास शुरू नहीं होता है ऑफलाइन तब तक हम लोग पूरे विस्तार से ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चंस में एवेल्युएट करना है, मान निकालना है इसका। तो पहला क्वेश्चन तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। और पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि प्रॉपर्टी
हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज होगा और एक्सप्लेनेशन भी उसका हम लोग करेंगे। तो प्रॉपर्टी तो हर केस में यूज़ होगा, हर क्वेश्चंस में। तो प्रॉपर्टी आपको समझना होगा, 1 से लेकर 8 तक जितना भी प्रॉपर्टी बताया गया है। तो चलिए ये क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो पहला काम कि किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में 1 1 होगा, उस तरह का क्वेश्चन हम एक टाइप का अभी कर रहे हैं। फिर हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इसमें थर्ड कॉलम में 1 1 है, इसको बनाना है। तो पहला काम ये करना है कि देख रहे हैं आप कि ए जो है ये फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में ए कॉमन है। तो इसमें से आप पहले ए कॉमन ले लीजिए, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, T1 स्क्वायर, T2 स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, T3 स्क्वायर। सेकेंड रो में भी, सेकेंड कॉलम में भी 2a है कॉमन। आपको बताए थे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बताया गया है आपको कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर कोई नंबर कॉमन है या कोई चीज़ कॉमन है तो उसको आप कॉमन बाहर ले सकते हो डिटर्मिनेंट के। तो ए इसमें कॉमन था फर्स्ट कॉलम में, तो ए बाहर हो गया। सेकेंड कॉलम में 2a कॉमन है तो 2a बाहर हो जाएगा, इनटू में लिखा जाएगा a इंटू 2a। तो यहाँ क्या बचेगा जब 2a कॉमन आ गया, तो T1 T2 T3, यहाँ 1 1 1। अब ये देखिए, अब ये तो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 1 1 है तो आपको देखना होगा कि मैक्सिमम 0 हम लोगों को करना है, मैक्सिमम 0 बनाना है, ठीक है। तो कैसे मैक्सिमम 0 हम बनाएंगे, तो देखिए पहले रो में 1 1 था तो कॉलम वाइज घटाते थे। हमेशा याद रखना है कि अगर रो किसी रो में 1 1 है तो कॉलम वाइज अगर हम घटाते हैं तब हमको 0 मिलेगा, और अगर कॉलम वाइज 1 1 है तो रो वाइज घटाना होगा तब हमको 0 मिलेगा। तो देखिए ये कॉलम, थर्ड कॉलम में 1 1 है, तो अगर ऐसे आप घटाते हैं ऐसे, तब ना 1 - 1 0 होगा, या ऐसे घटाते हैं तब ना 1 - 1 0 होगा। तो आपको यहाँ लिखना होगा R1 माइनस R2 माइनस R3। तो आप कहिएगा सर कैसे। तो पहला काम यह है कि ये इसको मल्टीप्लाई करके 2a स्क्वायर लिख दिए, और उसके बाद अब हम फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। तो ये रूल कहता है कि फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ घटाकर फर्स्ट रो में लिखना है, फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ घटाकर फर्स्ट रो में लिखना है, फर्स्ट रो में R1 में लिखना है। तो ये इससे घटाएंगे, ये इससे घटाएंगे, सामने सामने घटाते हैं। जब भी रो को अगर घटाना हो, मान लीजिए यहाँ A B C एलिमेंट है और यहाँ D E F एलिमेंट है, तो ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो R1 R2 है तो R1 माइनस R2 करते हैं, ये R1 माइनस R2 R1 में लिखते हैं। तो इसको और इसको सामने से घटाना होगा, यानी ये माइनस डी लिख देंगे इस तरह से घटाकर, और यहाँ लिखते जाएंगे। तो जब हम इसको इससे घटा रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर हमको मिलेगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। फिर इसको इससे घटाएंगे तो T1 माइनस T2, इसको इससे घटाएंगे तो 0। फिर हम लोग इसको सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ घटाकर सेकेंड रो में लिखना है, सेकेंड रो को थर्ड रो के साथ घटाकर सेकेंड रो में लिखना है। तो इसको इससे घटाएंगे तो T2 स्क्वायर माइनस T3 स्क्वायर, फिर इसको इससे घटाएंगे T1 माइनस T3, और फिर इसको इससे घटाएंगे 0, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे T3 स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे T3 और यहाँ 1। अब इसके आगे हम लोगों को प्रोसेस करना है। तो देखिए इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि 2a स्क्वायर लिखने के बाद आप देखिए यहाँ क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लिखना होगा, इसमें भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लिखना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं T1 माइनस T2, और फिर लिख सकते हैं T1 प्लस T2, और उसके बाद इसमें लिखना होगा T2 माइनस T3, और फिर लिखना होगा T2 प्लस T3, और यहाँ T3 स्क्वायर। फिर यहाँ लिखना होगा T1 माइनस T2, यहाँ लिखना होगा T2 माइनस T3, सॉरी T2 माइनस T3, और यहाँ लिखना होगा आपको T3, और यहाँ 0 0 1। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिख दिए, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फिर यहाँ ये लिख दिए और ये लिख दिए। अब आपको देखना होगा कि किस रो या किस कॉलम में कॉमन आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट रो में आपका कॉमन है
क्या कॉमन है, T1 माइनस T2, इसमें इस तरह से है ऐसे लिखा हुआ। तो ये आपका फर्स्ट रो है, इसमें यहाँ एलिमेंट्स है T1 माइनस T2 इंटू इतना, और ये है। तो T1 माइनस T2 इसमें है और इसमें भी है, क्योंकि 0 इंटू T1 माइनस T2, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो 2a² लिखने के बाद T1 माइनस T2 कॉमन ले लेंगे, किसमें से, इसमें से। तो यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट रो में T1 प्लस T2, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 0। फिर सेकेंड रो से T2 माइनस T3 और T2 माइनस T3 और 0 इंटू T2 माइनस T3, तो यहाँ T2 माइनस T3 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा, इसमें सेकेंड रो में बचेगा T2 प्लस T3, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 0। और देखिए भारी तो है, थोड़ा टफ है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आसान होगा। पहले ही नहीं भड़क जाना है कि अरे ये तो इतना भारी है। भारी तो हर चीज़ है, दुनिया का हर चीज़ भारी है, बस आपको प्रयास करना है। और ये भारी जो है, हम लोग, मेरे लिए भी भारी था, लेकिन हम पढ़े, इसको समझे और फिर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। जहाँ समझे कि टफ है, उसी दिन और उसी वक्त आप उस चीज़ को समझना छोड़ दीजिएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान इस बात का रखना है कि कभी भी किसी चीज़ को टफ नहीं समझना है, उसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। आप और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो टफ़ होता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। अब जैसे पबजी खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं, टफ़ होता है आपके लिए, लेकिन उसमें आप कोशिश करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार कि जीत ही जाना है, 4 बार 5 बार। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक बार में आप भड़क जा रहे हैं और सोचते हैं कि वाह बहुत टफ़ है, और दूसरे मर्तबे में प्रयास आप नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ आप वही काम को 10 बार करते हैं और नहीं हारते हैं, उसके बावजूद भी करते हैं। तो वो वहाँ क्यों इतना मेहनत करना शुरू कर देते हैं, जो कि बेकार का काम है, जिससे कोई लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है आपके लाइफ से और आपके एम ऑफ ऑब्जेक्ट से। और यहाँ आपको लेना देना है, तो आप यहाँ प्रयास छोड़ देते हैं। कारण ये है कि आपको उस चीज़ में जो आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, उसमें आपका दिल लग गया है। और जब दिल लग जाता है किसी चीज़ में, तो उसमें 10 बार भी आदमी ट्राई करता है तो उगताता नहीं है। लेकिन इसमें दिल आपका नहीं लगा है, क्योंकि एनर्जी तो वहाँ फ्लो हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कारण बस यही है कि आप किसी चीज़ में प्रयास अगर नहीं कर रहे हैं, लग रहा है कि टफ है, तो क्या करेंगे, तो आप उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे, रोने का मन करेगा, लगे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम बेकार की चीज़ों पर जो आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से दिल हट के कम से कम यहाँ लगेगा, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका फ्यूचर बनेगा। तो ये बात है। अब आइए यहाँ ध्यान देते हैं, 2a² और यहाँ लिख देंगे T1 माइनस T2, यहाँ लिख देंगे T2 माइनस T3। और हम क्या करेंगे कि ये थर्ड कॉलम देख रहे हैं, थर्ड कॉलम में 0 0 है, तो इससे एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखिए इससे एक्सप्लेनेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम से, थर्ड कॉलम से। तो 1 लेंगे, तो अगर हम 1 लेते हैं तो हम डायरेक्ट भाई लिखेंगे अब, ठीक है। जब 1 लेंगे तो ये और ये ख़त्म होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा T1 प्लस T2 और माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा T2 प्लस T3, और इसको ब्रैकेट कर देंगे। अब कहिएगा सर कैसे एक्सप्लेन कर दिए, डायरेक्ट लिखे हैं, 1 लिए हैं, 0 का तो एक्सप्लेनेशन होगा नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा। तो हम किसके थ्रू एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो लिखना ज़रूरी नहीं होता है। एक्सपेंशन बाय थर्ड कॉलम, वो आप समझ जाएगा टीचर। तो थर्ड कॉलम में 1 0 0 1 है, तो प्लस माइनस प्लस साइन सिस्टम को फॉलो करना होगा। ये और ये ख़त्म होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, बीच में माइनस फार्मूला का साइन है। 1 क्या है, तो 1 वाला, ये वाला 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 2a² और यहाँ T1 माइनस T2 और यहाँ लिख देंगे T2 माइनस T3, और यहाँ देखिए ये माइनस जब एंट्री करेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T3 आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इसको 1-2 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो आइए तीसरे नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है। इसमें भी 1 1 है, यानी फर्स्ट कॉलम में 1 1 है। ये 2 तरीके से बन सकता है, 2 मेथड से। तो पहला मेथड बताते हैं, उसके बाद दूसरा मेथड बताते हैं। तो मेथड नंबर 1 में आपको मेथड नंबर 1 जो है बहुत ही इजी है। कैसे, ध्यान दिया जाए। अब कहिएगा सर ये चीज़ जो लिख रहे हैं आप, ये आपको पहले से समझ में आ जा रहा है, और हमको कैसे समझ में आएगा कि C2 प्लस C3 ही करना है।
तो देखिए पढ़ाई का मैटर ये है कि इस तरह से मैटर है कि जैसे कोई बंदा कहता है कि हम तैराकी का किताब पढ़ेंगे, तैराकी के बारे में सीखेंगे और उसके बाद पानी में कूदेंगे, तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर वो तैराकी के बारे में पूरे रूल को पढ़ भी लेगा फिर भी तैराकी नहीं सीख सकता है। तो आप बोलिएगा सर क्यों? क्योंकि तैराकी जो है वो रूल जाने न जानने से कोई मैटर नहीं रखता है, आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा। अगर आप पानी से डरते हैं कि डूब जाएंगे तो फिर आप उसमें तैराकी नहीं सीख सकते हैं। उसी तरह से साइंस है, मैथमेटिक्स है, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इसके कंसेप्ट को समझेंगे नहीं, जब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को एक दो बार समझकर बनाएंगे नहीं, तब तक आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते हैं। तो इसका कोई बंधा बनाया रूल नहीं है। कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो धीरे धीरे आपके माइंड को डेवलप करता है। अब सचिन इतना महान बैट्समैन हो गया है तो उसको भी पता नहीं कि हम महान बैट्समैन कैसे हो गए, लेकिन हाँ उसका एक काम था कि डेली 7 घंटा उसको प्रैक्टिस करना होता था। वो चाहे आप देख लीजिए उसके लाइफ हिस्ट्री को उठाकर, वो लिखता है, किताब में उसका लिखा गया है कि वो क्रिकेट हो या नहीं हो, उसको 7 डेज और 7 आवर्स पर डे उसको प्रैक्टिस करना होता था। तो आप कहिएगा सर प्रैक्टिस से क्या होता है? तो देखिए प्रैक्टिस से फीलिंग्स आती है, फील आता है। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जब जाते हैं फील्ड में खेलने तो आपको पता नहीं रहता है कि किस तरह का बॉल आता है और बैट्समैन कैसे बल्ले को घुमा देता है और 6 चला जाता है, चौका चला जाता है, 2 रन ले लेता है, कट मार देता है, वो आपको पता नहीं चलता है कि कैसे। उससे भी पूछिएगा कि ये इस बॉल पे इस कट कैसे कर दिए, तो बोला कि वो तो कट कर दिए, बॉल के सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसे हमको घुमाना है। उसको भी पता नहीं होता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुआ रहता है कि वो चीज़ जो माइंड में है वो हार्ट से कनेक्ट हो जाता है और इंस्टेंटली बैट्स घूम जाता है। उसी तरह से आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो चीज़ फील आ जाएगा और जब फील आ जाएगा तो अपने आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो और ज़्यादा फील आएगा और ज़्यादा फील आएगा और फील जब जैसे जैसे बढ़ेगा उस चीज़ में तो आप IAC अच्छा कर पाइएगा, IIT निकाल पाइएगा, JEE मेंस क्वालिफाई कर पाइएगा। तो कोई इसका तयशुदा डिसिप्लिन नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो करना होगा। तो मेरे भी माइंड में ये चीज़ आता था जब टीचर पढ़ाता था कि ये हमको क्यों नहीं आ रहा है, तो ये पहले ही नहीं आएगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, तभी आएगा। बिना त्याग किए कोई चीज़ अगर फ्री में आ जाता तो इस दुनिया में हर आदमी महान हो जाता और दुनिया का न्यूटन हो जाता और ग्रेटेस्ट आइंस्टाइन हो जाता। तो आइंस्टाइन भी तो ऐसा नहीं है कि पैदा हुआ और E=mc² दे दिया, या न्यूटन भी पैदा हुआ और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दे दिया। हर इंसान को मेहनत करना होता है अपने हिस्से का और तभी कोई चीज़ अचीव होता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। तो 3 चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, एक पहला हार्ड वर्किंग, दूसरा पेशेंस और तीसरा कंटिन्यूटी। हार्ड वर्किंग तो ज़रूरी है और दूसरा पेशेंस इसलिए कि धैर्य बनाए रखना होगा। धैर्य इसलिए कि अगर आपके पास धैर्य नहीं होगा तो उस बात को समझ नहीं पाइएगा, क्योंकि अगर इस मैथमेटिक्स को समझना है तो धैर्य चाहिए। धैर्य मतलब कि उस पर बैठकर सोचना होगा, समझना होगा, समय देना होगा, इसको धैर्य बोलते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूटी मतलब लगातार। अब ये नहीं कि आज आप मान लीजिए, हम सबसे पहले पेशेंस रखते हैं किसी चीज़ में, पेशेंस, और उसके बाद होता है कंटिन्यूटी और तीसरा नंबर होता है हार्ड वर्किंग। पेशेंस पहले हम इसलिए रख रहे हैं कि किसी बंदे में अगर धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वो काम उसको नहीं कर सकता है। तो धैर्य चाहिए। अब इस बात को समझने के लिए धैर्य चाहिए। अब हम पढ़ा रहे हैं और इसको पढ़ाने में क्वेश्चंस को बताना है, समझाना है, तो उसमें धैर्य चाहिए। धैर्य नहीं होगा तो हम सही से नहीं समझा पाएंगे। तो उसी तरह स्टूडेंट्स के लिए भी पेशेंस चाहिए समझने के लिए। अगर पसीना छूटता है, समझने में दिक्कत होता है, दिल घबराता है, तो पानी पी लो और फिर भी समझो, लेकिन समझना तो पड़ेगा। और नहीं तो फिर जो कर रहे हो करते रहो और वही मिलता रहेगा हमेशा जो तुम हमेशा से करते आए हो। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जो आप कर्म कर रहे हो उसका भुगतान आपको करना है, वही चीज़ आपको मिलेगा। जिस तरह से आम का बीज बोते हैं आम मिलता है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आज तक आम बोया गया और लीची मिल गया हो, नहीं मिलेगा। ये नेचर का नियम है कि जो आप कर्म करते हो उसका फल मिलता है। अब वो चाहे आज मिले, कल मिले या देर से मिले, लेकिन मिलेगा। दूसरा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि अगर आप 1 दिन और 2 दिन पढ़ते हैं या फिर कोई काम करते हैं
और उसके बाद फिर छोड़ के 2 दिन फिर उसके बाद करते हैं तो फीलिंग नहीं आएगा। फीलिंग्स का मतलब किसी चीज़ से आप जुड़ाव महसूस नहीं कर पाइएगा, उससे ज़्यादा दिन तक नहीं जुड़ पाइएगा। इसीलिए किसी माइंड और हार्ट को यानी फीलिंग्स को कनेक्ट करने के लिए कंटिन्यूटी ज़रूरी है किसी चीज़ में, तभी आप उस चीज़ पर टिक पाओगे। हार्ड वर्किंग का मतलब समय देना, यानी कि जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड का डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट बनोगे। तो ये बात है। तो ये कोई आपका रूल नहीं है कि हाँ ऐसा ही होगा तो आप पढ़ोगे और ऐसे करोगे, इसलिए बहुत सारी बातें हैं और होती रहेंगी बातें। अब आइए हम बात करते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड में C2 + C3 हम पहले भी बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट्स के केस में किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, किसी भी तीनों रो या तीनों कॉलम को जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, और किसी रो या किसी कॉलम में लिख सकते हो। तो नियम ये कहता है कि अगर कोई भी 2 रो को जोड़ते हो या कोई भी 2 कॉलम को जोड़ते हो तो उसी में लिखना होगा जिसमें आप जोड़ रहे हो। तो C1 + C2 अगर हम जोड़ रहे हैं तो C2 में ही या लिखेंगे या C3 में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि C2 C3 जोड़ रहे हैं और थर्ड और ले जाके फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, ऐसा नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो देखिए C2 और C3 को जोड़ रहे हैं, तो C2 ये है और C3 ये है, तो इसके सामने सामने जुटेगा और कहाँ लिखा जाएगा, C2 में, यहाँ लिखेंगे। तो इसका मतलब इसको जोड़ेंगे तो x + y या +z हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, x + y + z। अब देखिए इसको इसके सामने जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी x + y + z मिलेगा, और इसके सामने जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी x + y + z मिलेगा। अब z + x + y लिखो या x + y + z लिखो, दोनों बात सेम है। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 1 1 1, और जो प्रोसेस है कि इसको इससे जोड़ के यहाँ लिखना है, तो C2 को C3 से जोड़कर यहाँ लिखोगे तो मिला है x + y + z, x + y + z और x + y + z, और बाकी C3 को वैसे ही लिख देना है, क्योंकि जो चीज़ लिखा है उसी को फॉलो करना है, बाकी चेंज नहीं होगा। जैसे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम चेंज नहीं हुआ, केवल सेकंड कॉलम चेंज हुआ, क्योंकि C2 + C3 हुआ, यानी इसको जोड़ के जो रिजल्ट आया है उसको कहाँ लिख दिए हैं, सेकंड कॉलम में, ठीक है, और ये लिख दिए। अब क्या है, ये तो आप इसको यहाँ लिख दिए, ये प्रोसेस हो गया। आपको बताया गया था कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो आप बाहर ले सकते हो डिटर्मिनेंट के। तो आप देखो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में क्या कॉमन है, x + y + z कॉमन है, तो यहाँ 1 1 1 ये वाला लिख देंगे, और यहाँ जब ये x + y + z इसमें से कॉमन होके बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 और यहाँ z x y। अब कहिएगा सर आप क्या लिखिएगा, तो अब तो और आसान है, अब इसको हम लिख देंगे x + y + z इंटू, और देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ C1 = C2 है, यानी कि ये भी एक प्रॉपर्टी बताया गया था कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो ये कॉमन लेने के बाद ये आया, और ये C1 और C2 2 कॉलम है, ये दोनों सेम हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, तो इंटू 0 ये हो जाएगा 0 आंसर। तो प्रॉपर्टी का यूज हुआ कि नहीं, 2 प्रॉपर्टी का यूज हुआ, पहला कि कॉमन लिया गया ये प्रॉपर्टी, और दूसरा कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। तो देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मेथड 2 इसका हम समझ गए। जो अभी क्वेश्चन आप किए थे, जो क्वेश्चन अभी हम बनाए हैं कि C2 को C3 यानी कि सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ जोड़ के सेकंड कॉलम में लिख दिए हैं, तो ये तो आपका स्टैंडर्ड मेथड था। ये आपका सेकंड मेथड, आप इसको कैसे बनाएंगे, तो अभी हम बताए थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर 1 1 है तो प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम 0 को कर दें। तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम में 1 1 है, तो रो वाइज अगर घटाते हैं तो आपका हो जाएगा, जैसे हम लिख सकते हैं R1 - R2, R1 - R2, और फिर लिख सकते हैं R2 - R3, यानी कि फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ घटा के यहाँ लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, 1 - 1 0, और इसको इससे घटाएंगे तो x - z। आप कहिएगा हाँ सर कैसे, तो भाई साहब जब इसको इससे घटाएंगे तो बाबू तो है नहीं, आप IIT करने वाले हैं, और IIT तो ऐसे निकलेगा नहीं जब तक डायरेक्ट आप समझेंगे नहीं, ये आएगा क्योंकि ये कट जाएगा। उसके बाद इसको इससे घटाएंगे तो z - x, फिर ये देखिए अब R2 को R3 से घटा के R2 में लिखना है, यानी इसको फॉलो करना है इसको, तो यहाँ 0
और इसको इससे घटाएंगे तो y माइनस एक्स, इसको इससे घटाएंगे तो x माइनस वाई, और यहाँ 1 और z प्लस एक्स और यहाँ y हो जाएगा। देखिए हम डायरेक्ट अभी नहीं बता रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाएं तो एक ही बार में बन जाएगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम विस्तार इतना कर रहे हैं, ठीक है। हम मान लीजिए इसको करना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या कॉमन आ सकता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट रो में आपका कॉमन आएगा x माइनस जेड, और सेकेंड रो में कॉमन आएगा y माइनस एक्स। यहाँ बचेगा 0 1 माइनस 1, यहाँ बचेगा 0 1 माइनस 1, और यहाँ बचेगा 1 और z प्लस एक्स और y। आप कहिएगा सर कैसे, ये हम डायरेक्ट लिख दिए, आपको समझने में दिक्कत हो रही है। देखिए इसमें से कॉमन क्यों आएगा x माइनस जेड, क्योंकि इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये भी माइनस एक्स माइनस जेड को ही लिखा जाता है z माइनस एक्स। तो अगर हम z माइनस एक्स को माइनस कॉमन लेके x माइनस जेड लेंगे और यहाँ x माइनस जेड और 0 इंटू एक्स माइनस जेड, तो फर्स्ट रो में x माइनस जेड कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स होगा, तो इसमें से y माइनस एक्स कॉमन, तो 0 1 और यहाँ माइनस 1। और देखिए r1 और r2 सेम हो गया, r1 बराबर r2 सेम हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0। तो ये बात है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेथड सेकंड था इसका। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 4 नंबर क्वेश्चंस पे। चार नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का। और जब भी जो भी क्वेश्चन अभी बताया जा रहा है आपको, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसको क्या करेंगे, तो एक बार पूरा देखेंगे, समझेंगे अच्छे से, और उसके बाद इस क्वेश्चंस को पूरा नोट करेंगे, फिर इसको रिवाइज करेंगे, और इसी क्वेश्चंस को नोट्स फेयर कॉपी को बंद करके और फिर एक बार इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे। और देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जैसे डिटर्मिनेंट है या कोई भी चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए कि कुछ चैप्टर, जो भी चैप्टर होता है उसमें कुछ चीज़ टफ होता है, कोई चीज़ आसान होता है। तो किसी भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो उसमें 40 से 40% जो भी कंसेप्ट होगा और क्वेश्चन होगा वो टफ होगा, 60% या 50% आसान होगा। तो आसान और इजी और हार्ड दोनों को मिलाकर ही चैप्टर बनता है और आगे बढ़ता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब इस चैप्टर में शुरू में आप 2 लेक्चर देखे, आसान था, ये थोड़ा सा टफ है, फिर आगे आपको आसान मिलेगा, तो चिंता नहीं करना है, प्रयास जारी रखना है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए हम अपने तरीके से बनाते हैं। R1 में हम R1 में A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और R3 में C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप कहिएगा सर ये कैसे बता रहे हैं, तो AR1 BR2 और R3 में CR3। देखिए ये क्या कह रहा है, इसको समझना है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में B से मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड रो में C से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें लिख देना है। अब जैसे फर्स्ट रो में A से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में लिखना है, सेकेंड रो में B से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में लिखना है, और थर्ड रो में C से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में लिखना है। अभी एक चीज़ यहाँ समझना है, जो कि हाल फिलहाल अभी हम लेक्चर शुरू करने से पहले बताए थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आप खुद अपने तरफ से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही डिवाइड करना होगा, इस बात को बताए थे। तो यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो में आप किससे मल्टीप्लाई करो, A से, तो फर्स्ट रो यही है, तो A से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ A होगा, यहाँ ABC होगा, और यहाँ आपका ABC हो जाएगा और B प्लस C हो जाएगा। फर्स्ट रो में कितना से मल्टीप्लाई किए, A से, ABC B प्लस C, A से मल्टीप्लाई। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/A करना पड़ेगा आपको, 1/A, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट रो में अपने तरफ से A से मल्टीप्लाई किए हैं, जबकि कोई चीज़ अगर ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाई है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो कॉमन लेते हैं। लेकिन आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से, तो आपको उतना ही से डिवाइड करना होगा। सेकेंड रो में, यहाँ सेकेंड रो में किससे मल्टीप्लाई करना है, B से, तो ये क्या होगा, B, यहाँ भी ABC होगा क्योंकि BC ये दिया हुआ है, और यहाँ भी ABC होगा, और ये होगा C प्लस A। थर्ड रो में किससे तो 1/C हो जाएगा, 1/C। फिर थर्ड रो में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C से, तो C ABC, और यहाँ ABC, और यहाँ हो जाएगा A प्लस B।
तो सी से मल्टीप्लाई किए किस में, थर्ड रो में। तो थर्ड रो में जब सी से मल्टीप्लाई किए, सॉरी सेकेंड रो में बी से मल्टीप्लाई किए तो 1/b, और थर्ड रो में सी से मल्टीप्लाई किए तो 1/c, तो ये 1/1/abc, तो 1/abc तो यहाँ लिख देंगे। अब देखिए क्या करना होगा, अब आप इसमें से देखिए कि कॉमन है किसी रो या किसी कॉलम में, हाँ कॉमन है। मल्टीप्लाई जब इस सिस्टम को हम फॉलो किए तो ये हमारा रिजल्ट मिला। अब फर्स्ट सेकेंड रो में देखिए ABC कॉमन है, तो बाहर ले लीजिए ABC, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, ABC ये लिख दीजिएगा, और यहाँ क्या लिखिएगा 1 1 1, और उसके बाद थर्ड कॉलम में भी ABC कॉमन है, तो ये इसमें से भी ABC कॉमन ले लिए। दो जगह ABC कॉमन आया, इससे एक कॉमन आया ABC, अब तो यहाँ 1 1 1 बचा, और थर्ड कॉलम में ABC कॉमन आया, तो यहाँ बचेगा B + C, यहाँ बचेगा C + A, और यहाँ बचेगा A + B। तो जब यहाँ से निकल गया ABC तो ये 1 1, और यहाँ से जब निकल गया ABC तो ये बचेगा, और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, ABC यहाँ बचेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे ABC, और बाकी जो हमारा आया है वो लिख देंगे ABC 1 1 1, और यहाँ लिख देंगे B + C, C + A, और A + B। अब आगे हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए, तो आप कहिएगा सर 1 1 है यहाँ, तो घटा दीजिए 1 - 1 0, 1 - 1 0 रो वाइज, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करेंगे। देखिए C1 + C3 ABC लिख देंगे। C1 + C3 का मतलब हुआ कि फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ जोड़ के फर्स्ट कॉलम में लिख देना है। तो हम जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये इससे साथ जुटेगा तो A + B + C मिलेगा, ये इससे साथ जुड़ेगा तो A + B + C मिलेगा, और ये इसके साथ जुड़ेगा तो A + B + C मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हो जाएगा B + C, C + A, A + B। तो आप कहोगे सर कैसे, भाई साहब C1 + C3 फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसको कहाँ लिखा गया, फर्स्ट कॉलम में। अब ये भी आप प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि किसी रो या किसी कॉलम में सेम है, कॉमन है तो कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में ABC कॉमन है तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ना मिलेगा, इसमें से बाहर खींच लिए ये, तो ये 1 1 1, यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ B + C, C + A, A + B। तो ये ABC और A + B + C लिखने के बाद ये 0 होगा = 0। तो आप कहोगे सर कैसे, भाई साहब ये लिख दिए यहाँ, और ये कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम हो गया तो इसका मान 0, 0 × इतना = 0। तो देखिए आज तो एवल्यूएट पर 4 क्वेश्चन हुआ, अगले वीडियो में हम लोग प्रूफ दैट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इस तरह से 1 2 लेक्चर प्रॉब्लम का या एक लेक्चर देखेंगे, जैसा होगा 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर और एक होगा वो देंगे, और फिर NCERT का सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।